उड़ीसा में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बालासोर होता है। वहां पर एक ट्रेन आकर खड़ी होती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठने के लिए एक महिला अपनी बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है। उन्हें जाना था कटक में डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल परीक्षण कराना था। ट्रेन जैसे ही इस स्टेशन से निकलती है, कुछ ही दूर चलने के बाद बहुत बड़ा हादसा होता है। इतना बड़ा हादसा कि उस प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को चीरती हुई ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि इंडिया के इस हिस्से में ट्रेन हादसा है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग घायल हो चुके हैं। इसी बीच में एक फोन पहुंचता है इस महिला के पति के पास। इस महिला का पति होता है विनोद दास, और जैसे ही उसे सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसमें हादसा हो चुका है। वो दौड़ता हुआ जिस हालत में बदहवास वहां पर पहुंचता है, बालासोर में अड़ जाने के बाद अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिलते। यहां से भद्रक पहुंचता है, सोरो पहुंचता है, गोपालपुर पहुंचता है, लेकिन तीनों जगह पर जाने के बाद भी उसे नहीं मिलते। तभी एक बार फिर से उसके पास फोन पहुंचता है कि बघा नागा हाई स्कूल में कुछ लाशें रखी हुई हैं, वहां जाकर देखो, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी वहां पर हो। वो दौड़ता हुआ बदहवास हालत में सीधा वहां पहुंचता है और जाने के बाद सफेद चादरों से लिपटी हुई कुछ लाशें पड़ी हुई थी। उन्हीं लाशों में से जब एक लाश का चादर हटाकर देखने की कोशिश कर रहा था तो उसमें उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी को देखकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था कि आवाज लगती है कि विनोद दास मौके पर आइए। विनोद दास मौके पर जाते हैं। उन्हें 9.5 लाख रुपए का एक चेक मिलता है और साथ ही 50,000 रुपए नगद मिलते हैं। इस चेक और पैसे को लेकर, पत्नी की लाश को लेकर जब वहां से निकले, तभी एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या करोगे इस पैसे का। बस इतना कहना था, क्योंकि वो हिंदी बोल नहीं सकता था, हिंदी समझ जरूर सकता था। उसने जब रोना चीखना शुरू किया है तो जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, शायद किसी की भी आंखों से आंसू थमे नहीं होंगे। वो हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन उसके भाव इतने समझ में आ रहे थे। किसी ने नीचे लाइन में लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट करते हुए, कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, अब इस दुनिया में मैं कैसे रहूंगा। ना बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है। पत्नी की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन बेटा बेटी की लाश मिली भी नहीं थी। सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है, मरने वालों को 10 लाख रुपए, केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए, लगभग 36 लाख रुपए की रकम तो उसके पास होगी। वो अमीर जैसा फीलिंग तो लाएगा, लेकिन अपने बच्चे, अपने बेटा बेटी कहां से लेकर आएगा। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उसी हादसे के बाद की है। उसके हादसे के बाद क्या होता है और लोगों ने वहां पर क्या किया था इस हादसे के बाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश का एक जिला है बालासोर, और इसी का एक स्टेशन है बघा नागा बाजार स्टेशन। दरअसल 2 जून 2023 की शाम लगभग 6:55 के आसपास का वक्त हो चला। इसी बीच में कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सीमा पर अपनी रफ्तार पर जा रही थी। बताया जाता है कि लगभग 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी। उस ट्रेन को जिस जगह पर जाना था, उस जगह से हटकर वो लूप लाइन पर चली जाती है। लूप लाइन पर कैसे जाती है, रेल विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, तमाम एजेंसियां भी इसी बात की जांच पड़ताल में जुटी हैं। लेकिन वो अपनी लाइन को छोड़कर जब लूप लाइन में जाती है, लूप लाइन में आगे पहुंचती है तो मालगाड़ी थी, मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था, उससे जाकर टकराती है और उसके जो इंजन होता है वो हवा में, जैसे क्या गुब्बारे उड़ जाते हैं, ऐसे ही इतने भारी भारी इंजन, भारी भारी डिब्बे हवा में उड़ने लगते हैं और इधर उधर जाकर गिरने लगते हैं। ये जोर जोर का धमाका जो होता है, इस धमाके की गूंज जो आसपास के इलाका था कई किलोमीटर तक, वहां तक फैल जाती है। और इसी बीच में एक और ट्रेन आती है, और वो जो ट्रेन आती है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन वो ट्रेन लगभग यहां से गुजर चुकी थी, लगभग जा चुकी थी। आखिर के 2 डिब्बे उसके बचे थे। वो ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यहाँ पर हादसा हो चुका है। वो समझ नहीं पाया था कि यहाँ पर हादसा हो चुका है। हालांकि वहाँ पर अंधेरा था, धुआं सा हो चुका था, लेकिन उस धुआं के चूरते हुए वो निकल रहा था। और इसी बीच में उसके जो आखिर के 2 डिब्बे होते हैं, वो भी उस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस होती है, उस एक्सप्रेस गाड़ी के जो डिब्बे थे चारों तरफ फैल जाते हैं। उन्हीं डिब्बों में से उसके बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे आखिर के टकरा जाते हैं और लगभग 17 डिब्बे इधर उधर फैल जाते हैं। इसके बाद जैसे ये डिब्बे फैलते हैं, जैसे ही धमाका होता है, इस धमाके के बाद चारों तरफ ये खबर आग की तरफ फैलने लगती है। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे, तभी एक फोन घनघनाता है। एक फोन जाता है राजू के पास। राजू साइकिल की दुकान चलाता है।
बघा नागा बाजार में ही वो रहता है। उसके पास एक व्यक्ति, उसका दोस्त फ़ोन करके कहता है, राजू यहाँ लोचा हो गया है, तू कहाँ है? वो कहता है कि मैं दुकान को अपनी बढ़ा रहा हूँ, बस अभी आया। आना कहाँ है? जैसे ही आने की जगह बताई जाती है, सीमा बताई जाती है, तुरंत राजू अकेला नहीं बल्कि 10-20 लोगों से और कहता है, और दौड़ते दौड़ते जब इस स्टेशन पर पहुंचा था तो लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका था। 4-5 मिनट उसको वहां तक पहुंचने में लग जाती है। अब तक उसके 40 साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और 40 साथियों ने वहां पहुंचने के बाद ट्रेन के जो डिब्बे देखे, उन डिब्बों को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई मरा हुआ है, कोई किसी हालत में है। इस तरह से उसके 40 के 40 साथियों ने मिलकर लोगों को निकालना जब शुरू किया है, गिनती करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं और 150 लोगों को वो जिंदा उन ट्रेनों के बोगियों से, डिब्बों से निकाल लेता है। कितने ही लोग ऐसे थे जो पानी मांग रहे थे। जैसे ही पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी तो पीछे से आवाज आती है कि पानी मत पिलाना, नहीं तो ये मर जाएगा। वो पानी पिलाना चाहता था क्योंकि वो लोग ऐसे भी थे, वो पानी जो मांग रहे थे वो मर भी रहे थे। वो कह रहा था कि मर तो रहा है, उसकी आंखों के सामने अब तक कई लोग मर चुके हैं, इनकी आखिरी इच्छा तो, इनकी आखिरी ख्वाहिश तो कम से कम पूरी कर दी जाए। राजू बार बार कोशिश कर रहा था पानी पिलाने की, उन्हें बचाने की। उसके साथियों ने 150 लोग पूरी रात में निकाले। कई बार पुलिस से उसका झगड़ा भी हो जाता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रुकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि जितने से ज्यादा लोगों को बचा सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा ले। 150 बचाए थे। दिन निकलता है। एक पत्रकार ने जाकर जब उससे पूछना शुरू किया तो बस वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि मैंने इतने लोगों को बचाया, पानी नहीं पिला पाया, इसलिए मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। उस दृश्य को याद करता हूं तो दिमाग ऐसा लगता है कि फटने लगता है। शायद ये हादसा उसने कभी ना सुना था, ना कभी देखा था, ना कभी शायद कभी देख पाएगा। जो उसने अपनी आंखों के सामने मंजर देखा था वो बहुत ही भयानक होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर कटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। जिंदा है लेकिन उसके ऊपर इतना वजन है कि वो उठाने की कोशिश भी कर रहा था तो लेकिन उस वजन को उठा भी नहीं पा रहा था। रोते रोते, बिलखते बिलखते जिस सुबह के 5 बज जाते हैं, उसके बाद पुलिस की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सभी लोग पहुंचते हैं और अगले दिन की शाम 4-5 बजे तक रेस्क्यू अभियान लगातार चलाते रहते हैं। और जितने भी आसपास के हॉस्पिटल होते हैं, जितनी भी जगह होती हैं, वहां तक लोग फैल जाते हैं। 200 मीटर की दूरी पर एक घर होता है सचिन का। सचिन भी इसी राजू की तरह आवाज सुनकर आया था। उसका एक छोटा भाई होता है, उसका एक दोस्त होता है। अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त को लेकर मौके पर पहुंचता है। तो जब यह मौके पर पहुंचते हैं तो अंधेरा काफी हो चुका था, ये समझ नहीं पा रहे थे। छोटे भाई से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके घर जाकर टॉर्च लेके आना और टॉर्च लेके जल्दी से यहाँ पर पहुंचना। छोटा भाई टॉर्च तो लेके आया था भाई के कहने से, लेकिन घर से वो बाल्टी लेके आता है पानी की, ताकि लोगों को पानी पिला सके। जिनकी हालत ठीक थी, जो लग रहा था ठीक थे, उस छोटे से बच्चे ने बस गांव जाता था, भर के बाल्टी लाता था, सबको पानी पिलाने की लगातार कोशिश कर रहा था। पूरी रात इन तीनों बच्चों को भी ऐसे ही बीत जाती है। किसी की उम्र 8 साल होती है, किसी की उम्र 12 साल होती है, कोई अभी 13 साल का था। जिसने दुनिया को भी ठीक से जाना नहीं था, समझा नहीं था, वो बच्चे बिना कुछ खाए पिए यहाँ लग जाते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग थे जो इस रेस्क्यू अभियान में सरकारी तंत्र से पहले पहुंच जाते हैं, उनसे ज्यादा कहीं मेहनत करते हैं और उनसे ज्यादा मेहनत करके लोगों की जान बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में एक सौभाग्य सारंगी होता है, उसी का पास के गांव होता है सौभाग्य सारंगी। उसका एक मेडिकल स्टोर होता है। उसको भी इस हादसे के बारे में खबर चलती है। वो अपना मेडिकल स्टोर पर एक गठरी बांधता है दवाइयों की, और गठरी बांधने के बाद टिटनेस का इंजेक्शन की भी गठरी अपने उस गठरी में रखता है। और यहाँ आने के बाद जितने भी लोग उसे दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि जरा सी भी चोट लगी है, उसको तुरंत वो टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहा था। वो सोच रहा था। सौभाग्य से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा सौभाग्य सारंगी, तो कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा अगर समय बीत जाएगा तो इस इंजेक्शन का असर भी नहीं होगा, इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर टिटनेस का अगर इंजेक्शन लग जाए तो जिस जगह पर लोहा लगा है वो उस लोहे का असर होगा ही नहीं। उसने भी लगभग 8,000 रुपए की जो इंजेक्शन थे, जो उन्हें लेके आया था बेचने के लिए, वो 8,000 रुपए के इंजेक्शन वो लाता है और लगातार उससे भी पूरी रात ऐसी हो जाती है। दिन निकल आता है, लगातार लोगों को वो टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहा था। उसने 2-4 लोगों को और अपने साथ लिया। जो गठरी लेकर आया था, उस गठरी में बहुत सारी दवाइयां लेकर आया था, बहुत सारे मल्हम लेकर आया था। अपने साथियों से कहता है कि जो घायल है उस घायल को दवा भी दो, उसका इलाज भी होना चाहिए, उसको इंजेक्शन भी लगना चाहिए। वो भी अपना काम करने लगता है। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उसका ठीक पड़ोसी होता है, सारंगी का सरकारी टीचर होता है, मास्टर होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि किसी व्यक्ति को उठाकर वहां से वो लेके जाए और उसका इलाज कराए या फिर उस रेस्क्यू अभियान में से उन्हें कुछ कर सके। लेकिन वो भी मास्टर वहां पहुंचता है मौके पर, और मौके पर जाने के बाद
देखता है तो एक लगभग 50 बच्चों का दल था। ज़्यादातर बच्चे 10, 12 या 14 साल के आसपास के होते हैं। सारे बच्चों को वो लेकर उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो, तो तुम मेरे घर पे चलो। 50 के 50 बच्चों को वो अपने घर पे लेके जाता है। छत पर उनके सोने का, उनके बैठने का इंतज़ाम करता है। अपनी पत्नी से कहता है सबके लिए खाना बना दो, हम वहाँ मदद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ खाना खिलाकर उन्हें उनका पेट तो भर सकते हैं, उनके साथ कुछ वक्त तो बिता सकते हैं। मास्टर जी ने भी अपनी पत्नी के साथ उन 50 मुसाफिर बच्चों के साथ जो व्यवहार किया वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वो भी अपना आप में बहुत ज़्यादा अलग ही था। लेकिन इसी बीच में मालदा की सीमा चौधरी होती है। सीमा चौधरी उन लाशों के ढेर में से अपनी पत्नी को लगातार तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जब नहीं मिल रही थी तो उसकी जो भाषा थी वो हिंदी नहीं थी, कोई और भाषा में बात कर रही थी। इसी बीच में उसके घर से फ़ोन आ जाता है और एक पत्रकार का कैमरा था जो उस महिला जिसका नाम होता है सीमा चौधरी, जो अपने पति दीपांकर मंडल को ढूंढ रही थी, उस महिला के चेहरे पर जब कैमरा लगाया जाता है तो वो अपनी भाषा में बात कर रही थी। लोगों ने उसका ट्रांसलेट करके बताया कि इसका पति है दीपांकर मंडल, मिल नहीं रहा है, और वो फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रो रो कर अपने पति के बहू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसका पति हाथ नहीं आता, मिलता नहीं। उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है। इसी बीच में पश्चिम बंगाल का एक मोहम्मद बाबू होता है, इकलौता बेटा होता है, मजदूर तबके का लड़का था। ये भी निकला था घर से कुछ कमाने के लिए, और जब उसके बाप को ये पता चलता है तो पश्चिम बंगाल का ये बाबू मौके पर पहुंचता है और ढेरों से उन हॉस्पिटल में मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ में से अपने उस इकलौते बेटे को तलाश कर रहा था। और उसके साथ गया था अशरफ। अशरफ को देखता है और अशरफ को देखते ही वो बिलखने लगता है, रोने लगता है। अशरफ से पूछता है कि तुमने मेरा बेटा देखा है? वो कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा है। वो उस मोहम्मद बाबू का बेटा जिंदा है या मर चुका है ये नहीं पता, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर ठीक वैसे ही परेशान था जैसे सीमा चौधरी चीख चीख कर रो रो कर अपने पति को ढूंढ रही थी। ठीक मोहम्मद बाबू अपने बेटे को ढूंढ रहा था। ऐसे चंद एग्जाम्पल हैं, ऐसे चंद उदाहरण हैं जो यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर लगभग लाशों के ढेर में जब संख्या पहुंच चुकी थी, 288 के आसपास पहुंच चुकी थी। 1100 लोग उसमें घायल होते हैं। 400 कुछ लोग ऐसे थे जो गंभीर घायल थे। किसी का उंगली कट चुकी है तो किसी का हाथ कट चुका है, किसी का पैर कट चुका है, किसी की आंख खराब हो चुकी है, किसी का शरीर का हिस्सा बिगड़ चुका है। जब तक शायद वो जिंदा रहेगा तब तक शायद वो उस दर्द से, उस परेशानी से ऊबता रहेगा, उसे देखता रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जिसमें जिनके परिवार के लोग खत्म हो चुके हैं, पूरा परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पैसे मिल तो रहे थे, लेकिन पैसे से उनके घर ज़रूर थोड़ा बहुत दिन चल जाएगा, लेकिन जो उनके पास से गया है उस आदमी की कमी को वो कभी पूरा नहीं कर सकते। साथ ही इस बीच में लोग मदद कर रहे थे बचाने के लिए। इसी बीच में लोग एक दूसरे को जैसा जिसकी कैपेसिटी थी, चाहे वो सारंगी हो, चाहे वो बुजुर्ग एक शिक्षक हो, चाहे वो राजू हो, या फिर कोई सचिन नाम का लड़का हो, अपने अपने तरीके से वहाँ आसपास के जितने भी लोग थे मदद कर रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में एक भीड़ ऐसी भी थी जो वीडियो बना रही थी लोगों को देखने के लिए कि कौन कैसे मर रहा है, किसके हाथ पैर कटे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है। और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर रहे थे दिखाने के लिए कि हम इस घटना स्थल पर हैं, यहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम भी देखो। ऐसी भयावह तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो किसी का भी कलेजा फटने को तैयार हो जाता है। इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन गरीब मजदूरों के, अच्छे भले लोगों के कपड़े थे, उनके सामान थे, उनके पैसे थे, उनके पर्स थे, मौका मिलते ही उन्हें अपनी जेब में रख रहे थे। वहाँ से वो रफू चक्कर हो रहे थे। जो रेस्क्यू अभियान में जो लोग मदद कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, भले ही चाहे उन्होंने कभी वो सामाजिक कार्यकर्ता थे या नहीं थे, लेकिन मौके की सिचुएशन को देखने के बाद कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कोई चोरी कर रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, कोई किसी का मोबाइल उठाकर भाग रहा है। ऐसे भी लोग थे। तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। यदि कहते हैं कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिनका गया है, जिनके साथ हुआ है, वो ही इस दर्द को ज़्यादा से महसूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस दर्द को हमेशा के लिए उन्हें भुलाने की कोशिश की जाए, उनकी मदद की जाए, ऐसे भी काम किए जाएं। साथ ही इस हादसे के पीछे जो भी असली आरोपी है या नहीं है, कहा ये जाता है कि रेल मंत्री ने ये बिल्कुल ऐसी जानकारी जुटाई है कि इसमें ये पता किया है कि हादसा ये अपना आप नहीं हुआ है, बल्कि किसी का कराया हुआ है। वो कराया हुआ है नहीं है, ये सीबीआई जांच के बाद क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।